बट जो पढ़ा है उससे बिल्कुल थोड़ा डिफर कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं और टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो मेरा सा कॉन्सेप्ट लोगों को मिला है, कई सारी नई नई चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बड़ा बड़ा डायग्राम है, यहीं से हमारा काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसी डायग्राम को हम एक बार फिर दोबारा से भी पढ़ेंगे। अभी कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको। ये जो आप लोगों को एंगल दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली इट इज आवर अर्थ। ये हम लोगों की क्या है, अर्थ है। अब इस अर्थ में सबसे पहले मेरे को ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए जहां सन है दैट इज ईस्ट और उसका वेस्ट, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं दैट इज नॉर्थ, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में साउथ। इस तरह से हम लोग को ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल ईस्ट वेस्ट की बात पता लग जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखता हूं तो ये मैंने मेंशन कर रखा है ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन को। ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन में यहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, इसको मैं NG प्लेस कर दे रहा हूं क्योंकि ये ज्योग्राफिकल है। दूसरी तरफ ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, तो इस ज्योग्राफिकल साउथ पोल को मैं SN से डिनोट कर देता हूं। ये जो डॉटेड लाइन हमको दिख रही है ये वाला है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हम लोग में देखते हैं कि अगर किसी मैग्नेट में कोई हम लोग स्ट्रिंग बांध करके, रस्सी बांध के, धागा बांध करके अगर फ्री टू रोटेट छोड़ दें किसी भी मैग्नेट में या बार मैग्नेट में, तो इसका एक जो पर्टिकुलर एंड है वो निश्चित रूप से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाकर के रुकता है, और जो दूसरा पर्टिकुलर एंड है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाकर के रुकता है। तो यहां एक मिसपरसेप्शन अगर किसी के दिमाग में बना हो तो ये मैं बात क्लियर कर देना चाहूंगा। एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जो बार मैग्नेट का पोल रुकता है इसे हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ के नाम से जानते हैं, और जो सिरा हमारा मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाके रुकता है या ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाकर के रुकता है उसे हम लोग मैग्नेटिक साउथ के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अलाइनमेंट है, और ऑब्वियसली ये अलाइनमेंट जो है एग्जैक्ट एक्सिस के ऊपर नहीं होता, एक्सिस से थोड़ा सा हट करके होता है। एंशिएंट टाइम में कोई समय ऐसा होगा जब मैग्नेटिज्म को देखा गया होगा, महसूस किया होगा, उस समय ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आकर के रुकते होंगे। अब अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज निश्चित रूप से ये छोटा एंगल 17 डिग्री का, 19 डिग्री का बनाते हुए मैग्नेट मेरी रेस्ट करती है। तो देखिए, जहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ है अर्थ का, वहां अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है। ये बात आपको विशेष रूप से देख लेनी चाहिए। जहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वहां अर्थ के मैग्नेट का, ये ऊपर से जो लटकाया हुआ है इसका नहीं, जो अर्थ का मैग्नेट है उसका क्या है, मैग्नेटिक साउथ है, अर्थ के मैग्नेट का। उसी तरीके से जहां अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है वहां अर्थ का जो मैग्नेट है उसका क्या है, नो डाउट नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ है। जो बात है उसकी बात अगर जहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वहीं हमारे बार मैग्नेट का भी नॉर्थ होता है बना करके, या जहां पे ज्योग्राफिकल साउथ है वहीं बार मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ होता है, एक छोटा सा एंगल बना करके। तो ये बात हम लोगों को अर्थ मैग्नेटिज्म में सबसे पहले सीखनी है, समझनी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये डायग्राम एक बार फिर दोबारा से आपको क्लियर कर लेना चाहिए, आपको अच्छे से देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, ये सब बातें मैंने यहाँ पर दे रखी है कि जो अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है वहां मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ होगा जो बाहर से हम लटका रहे हैं, और जो अर्थ का मैग्नेट है उसका नॉर्थ होगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली काफी कमजोर होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के ऑर्डर का होता है, काफी छोटा है। इस 10⁻⁴ टेस्ला को ही हम लोग 1 गॉस कहते हैं। साइंटिस्ट है गॉस, इसलिए कैपिटल G से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। गॉस हमारा छोटा यूनिट है। इसी तरह से एक यूनिट और भी है जिसको हम लोग ऑरिस्टिड के नाम से जानते हैं।
और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अर्थ फील्ड है 1 मैग्नीट्यूड का होता है या 10⁻⁴ गॉस के ऑर्डर होता है। ये कांसेप्ट है। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या जियोमैग्नेटिज्म। तो जियोमैग्नेटिज्म इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन अबाउट अर्थ। अब देखिए डिफरेंट थ्योरीज की बात हम लोग करें, ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डिफरेंट थ्योरीज में आपको जाना होगा। टाइम के साथ साथ कई सारी थ्योरीज में आई हैं। देखिए होता क्या है, अर्थ जो है वो एज ए होल एक बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। ऐसा मान सकते हैं कि अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके अलोंग एक बड़ा बार मैग्नेट अर्थ क्रस्ट के अंदर हमने लगाया हुआ है। इस तरह से अर्थ मैग्नेट की तरह से काम करता है। इसी तरह से एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी यहां पे आता है। लोग सब जानते हैं कि अर्थ की रोटेशन वेस्ट ईस्ट है अपनी एक्सिस पर। अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये आइंस घूमेंगे तो नो डाउट यहां एक करंट का कॉन्सेप्ट होगा। और हम सब अगर सर्कुलर करंट्स हैं तो सर्कुलर करंट के सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरी थ्योरी जो है वो अर्थ का रोटेशन होगा और उसके चारों तरफ क्या एयर है, मॉलिक्यूल्स हैं, आइंस हैं, जिसकी वजह से करंट सेट हो गया और अर्थ के सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मैं जहां तक समझता हूं मून पर मैग्नेटिक फील्ड न होने के पीछे जो रीजन है वो भी यही है कि मून के चारों तरफ एनवायरनमेंट नहीं है, एयर नहीं है, आइंस नहीं है। जब मून घूमता है या स्पिन करता है तो उसके चारों तरफ कोई करंट सेटअप नहीं होती और जब करंट सेटअप नहीं होती तो मैग्नेटिज्म भी डेवलप नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, अब जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है उससे रिलेटेड कुछ हम लोग यहाँ पे डेफिनेशंस की बात करेंगे। ये डायग्राम एनलार्ज करके फिर दोबारा से आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। कुछ डेफिनेशंस हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको लेकर के अगर मैं बात करूं तो काफी कुछ बातें तो इस डायग्राम के ऊपर ही हमारी खत्म हो जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट। क्या है ये मजेदार सा कॉन्सेप्ट? ये हमारा अर्थ, सबसे पहले ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोगों ने दिखाया। ज्योग्राफिकल एक्सिस रोटेशन की बात करें तो यहां कहीं अगर नॉर्थ है तो यहां पे कहीं क्या होता है, साउथ होता है, ज्योग्राफिकल साउथ होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस एक्सिस के ऊपर एक दीवार खड़ी कर दूं, जस्ट लाइक ये दीवार मैंने खड़ी कर दी किसके ऊपर, जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसको मैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन का नाम देता हूं। किसका नाम देता हूं? ज्योग्राफिकल मेरिडियन का। बिल्कुल इसी तरह से जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ये मेरे पास एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने मेंशन कर रखी है, ये कहलाता है मेरा क्या? अब अर्थ के इक्वेटर के ऊपर अगर अगेन दोबारा से कोई खड़ी कर दूं तो इसको मैं इक्वेटोरियल मेरिडियन के नाम से जान सकता हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा कॉन्सेप्ट आता है बार मैग्नेट वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने मान लीजिए ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलोंग किसी बार मैग्नेट को फ्री टू रोटेट सस्पेंड कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ एक छोटा सा एंगल बनाते हुए, यहां पे देख रहे होंगे ये एंगल और यहां पे ये वाला एंगल, एक छोटा सा एंगल बनाते हुए रुकती है। तो इस एक्सिस को, जो मेरा बार मैग्नेट का एक्सिस है, इस बार मैग्नेट के एक्सिस को मैं कहता हूं क्या? अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर, सॉरी अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस। और अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर अगर मान लीजिए मैं अगेन एक दीवार खड़ी कर दूं तो इसे मैं कहूंगा क्या? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहूंगा बच्चों? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में देखूं, दीवारों को, तो ये मेरे पास अगर है कौन सा? ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एक छोटा एंगल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इस छोटे एंगल को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन।
और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ऑलवेज ध्यान रहे, कुछ बुक्स में अल्फा से मिल सकता है, लेकिन बहुत रेयर बुक्स में अल्फा से मिलता है। ज्यादातर बुक्स में मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है वो थीटा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप सो आप लोगों को मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, ये सारे के सारे टर्म्स आप क्लियर हो गए होंगे। जब तक ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगे आगे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई होप सो हम लोग अब आगे बढ़ें और देखें चीजों को। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी डिफाइन है, मैं एक बार यहां से भी आपको क्लियर कर देता हूं जिससे कि सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जाएं। सबसे पहले है ज्योग्राफिकल एक्सिस या ज्योग्राफिक एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ से जो लाइन पास होती है उसे हम ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक एक्सिस है, जो मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है किसके, अर्थ के, उनको अगर मैं मिला दूं तो उस लाइन को मैं मैग्नेटिक एक्सिस के नाम से जानूंगा। फिर है मैग्नेटिक इक्वेटर, एब्सोल्युटली जो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है, ऊपर वाला ये वाला जो मैग्नेटिक एक्सिस है, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक एक्सिस ये है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन में ड्रॉ कर दूं जो जनरली ईस्ट वेस्ट मेरे को मिलती है, क्योंकि ये मेरे को मिलता है क्या, नॉर्थ साउथ, तो जनरली ईस्ट वेस्ट के आसपास मेरे को मिलती है, तो इस लाइन को मैं मैग्नेटिक इक्वेटर के नाम से जानता हूं। अब नो डाउट अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर दीवार में खड़ी कर दूं तो उसे मैं कहता हूं मैग्नेटिक मेरिडियन। डिफाइन कैसे लिखनी है, द वर्टिकल प्लेन, जो दीवार मैंने कहा है वो क्या है, वर्टिकल प्लेन है, पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के बाद हम लोग बात करना चाहेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन की, तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अब ये एलिमेंट्स की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स को समझने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपके साथ में करना चाहूंगा इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर के, कि एग्जैक्टली हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत हम लोगों को क्या है, एलिमेंट्स होते क्या हैं। एक छोटा सा डिस्कशन लेंगे, इसके बाद ये सब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी स्पेस में जब आप किसी पॉइंट को शो करते हो तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हो, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने एक्स एक्सिस लेना होता है, वाई एक्सिस लेना होता है, जेड एक्सिस लेना होता है। अब कोई भी पॉइंट है तो आप उसके कोऑर्डिनेट लिखते हो एक्स, वाई, जेड। अगर इसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा पॉइंट दिखाते हो तो आप लिखते हो यहां पे x2, y2, z2। क्या कभी कोई बच्चा x2, z2, y2 ऐसे लिखता है? नहीं लिखता है। एक सीक्वेंस में x, y, z की वैल्यू आपको लिखनी होती है, x, y, z की वैल्यू एक सीक्वेंस में अगेन आपको लिखनी होती है। तो किसी भी स्पेस में किसी पॉइंट की लोकेशन को समझाने के लिए मैं 3 कोऑर्डिनेट्स x, y, z कंसीडर करता हूं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मुझे स्पेस में किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, किसी लोकेशन को समझाना है, तो मैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। उसके लिए मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, उन 3 कोऑर्डिनेट्स को मैं कहता हूं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, इन मैग्नेटिक एलिमेंट्स की जरूरत क्या है वो समझ लीजिए। इसलिए किसी क्लास में मैंने एक बार जिक्र किया था, फिर दोबारा से वही चीज मैं रिपीट करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां से अपने घर जाते हैं, आपने कई सारे लैंडमार्क बना रखे हैं, जैसे वो जूस की शॉप है तो वहां से मेरे को राइट होना है, या आगे चल करके कोई कूड़ादान है तो कूड़ेदान के पास से मेरे को लेफ्ट होना है, या व्हाटएवर सो कोई पुल आता है, या कोई व्हाटएवर सो स्पीड ब्रेकर आता है, मेरे को लेफ्ट होना है, राइट होना है, या कोई ट्री है, कोई पेड़ है, उसके पेड़ के पास से मेरे को सामने जाना है, लेफ्ट जाना है, टी पॉइंट, व्हाटएवर सो आपके पास बहुत सारे लैंडमार्क होते हैं। सपोज ये लैंडमार्क ना हो तो आप अपने घर कैसे पहुंचेंगे, आपको डायरेक्शन कैसे मिलेगी। एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए हम अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर है, हमारे पास में कोई जेट एरोप्लेन है और बहुत ऊपर हम लोग उसको ले जा चुके हैं। अब वहां ना हमारे पास कोई ट्री है, ना किसी रोड का नाम है, ना कोई किसी का मकान है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास वहां क्या लैंडमार्क है जहां से हम अपने आप को लेफ्ट या राइट स्टीयर करें? नो डाउट कोई भी लैंडमार्क हमारे पास नहीं है। सेम एग्जांपल हम लोगों का हो सकता है कि हमारे पास कोई शिप है या छोटी नाव है,
और हम समुद्र में बहुत अंदर चले गए। अंदर का मतलब गहराई, पनडुब्बी में नहीं, चलो भाई पनडुब्बी की भी बात करते हैं, सबमरीन की भी बात करते हैं। हम बहुत गहराई में हैं, एक सबमरीन के अंदर है, अब हमें वहां से इंडिया आना है। हाउ वी कैन केम? सिंपल है, बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां कोई लैंडमार्क नहीं है, जिधर देखो वहां पानी पानी है। तो बच्चों इन सारी स्थितियों से ओवरकम फील्ड हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अर्थ के आसपास जहां भी हम हैं, चाहे वो पानी के अंदर हैं या ऊपर जहाज लेके गए हैं, कहीं भी हैं, तो वहां अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम मैप कर लें यानी हर जगह की अपनी अपनी लोकेशंस को बता दें, तो निश्चित रूप से जैसे हम स्पेस में XYZ 3 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से पॉइंट्स को इंडिकेट कर पाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अर्थ और अर्थ के आसपास जितना भी फील्ड हमारे पास है उसमें हम पॉइंट्स की लोकेशंस बता सकते हैं और उनके बेसिस पे एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारा पालम एयरपोर्ट है या शंघाई का एयरपोर्ट है या व्हाटएवर सो जापान का कोई एयरपोर्ट है, तो हर एयरपोर्ट के अपने मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। उन मैग्नेटिक एलिमेंट्स को हम एरोप्लेन के कंप्यूटर में फीड कर देते हैं और सिंपल सा हमने उसमें टाइप किया संघाई, तो संघाई के मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आ जाएंगे या संघाई का जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो उसके अंदर फीड हो जाएंगे और एरोप्लेन ऑटोमेटिकली स्टीयर होता चला जाएगा उन मैग्नेटिक एलिमेंट्स की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी यूटिलिटी है। तो आप समझ गए होंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स की जरूरत क्या है। अगर हम यही चीज ले लें मून पे या व्हाटएवर सो जुपिटर पे या किसी दूसरे प्लैनेट पे, वहां अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो नो डाउट वहां के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल काम है और वहां से किसी सैटेलाइट को वापस लाना भी नो डाउट अपने आप में एक मुश्किल काम हो जाता है। या तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजते रहे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एज गाइडिंग मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के टर्म्स में यूज करते रहे तो हम उसे वापस ला सकते हैं, अदरवाइज तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि कोई सैटेलाइट या कोई रॉकेट हम लोगों ने किसी दूसरे प्लैनेट में भेज दिया है तो उसको वहां से यहाँ पे वापस ले आएंगे। आई होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैग्नेटिक एलिमेंट्स की बात करूं तो सिंपल सा डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है, x है, y है, z है, वैसे ही यहाँ पे 3 मैग्नेटिक एलिमेंट होते हैं, थीटा होता है, डेल्टा होता है और एक h होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? सबसे पहला कॉन्सेप्ट दैट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन को ऑलवेज थीटा से हम लोग डिनोट करेंगे। एक दो बुक हैं जो अल्फा से डिनोट करती हैं, तो डियर स्टूडेंट डोंट गो फॉर अल्फा, आप लोगों को थीटा से ही इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब ये है क्या? मैंने अभी डिस्कस किया था, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एक छोटा एंगल बनता है 17 डिग्री का, 19 डिग्री का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये आपके पास में एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये वाला, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो इनके बीच में एक छोटा एंगल बन रहा है 17 डिग्री का या 19 डिग्री का, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहते हैं। अलग अलग प्लेस के लिए अलग अलग हो सकता है, टाइम टू टाइम ये वेरी करता है। जिस समय मैग्नेटिज्म की खोज हुई थी ऐसा मानते हैं कि उस समय ये 0 था। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था लेकर के मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को। पहला एलिमेंट आपका क्लियर हुआ। अब मैं दूसरे एलिमेंट की बात करता हूं। दूसरा एलिमेंट है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप, दोनों एक ही बात है। तो मैग्नेटिक डिप को समझने के लिए मैं यहां दूसरे डायग्राम की बात करता हूं। वो डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया बुक ओपन करके। अब ये दूसरा डायग्राम देखिए और इसके बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। देखो बच्चों, मान लीजिए मेरे पास में ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक छोटा एंगल जो बनता है इसे हम लोग डिप एंगल के नाम से जानते हैं। डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और डिप की जगह कई बार हम लोग इसको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है किसको लेकर के? मैग्नेटिक डिप को लेकर के। तो आई होप सो आप लोगों को डिप क्लियर हो गया होगा क्या होता है। डियर स्टूडेंट, निकालना बड़ा आसान सा काम है। ये मेरे पास एक मैग्नेटिक कंपास है, इस कंपास को एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल प्रोवाइड करके मैं छोड़ देता हूं।
तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर के रुकता है। अगर उस डायरेक्शन को मैं हॉरिजॉन्टल के साथ में क्या कर लूं, कंपेयर कर लूं, तो उसके बीच में एक छोटा एंगल आएगा। उस छोटे एंगल को मैं एंगल ऑफ डिप के नाम से जानूंगा। डियर स्टूडेंट्स, निकालने के लिए एक छोटा सा एपरेटस हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहेंगे। देखिए ये है मेरा क्या, मैग्नेटिक कंपास। सब जानते हैं ये मैग्नेटिक कंपास है। अगर इस मैग्नेटिक कंपास को मैं ऐसे वर्टिकल खड़ा कर दूं, यानी जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हॉरिजॉन्टल कर दूं। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल करने पर जो मेरी ये क्या है, कंपास है या जो छोटा नीडल है, ये नीडल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रुकेगा। ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है। अब हॉरिजॉन्टल के साथ में ये जो मेरा टिप है जो छोटा एंगल बनाएगा, उसी छोटे एंगल को मैं क्या कहता हूं, मैग्नेटिक डिप कहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस समय अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं तो इसका नाम होता है डिप सर्कल। क्या होता है, डिप सर्कल। और अगर मैं इसको ऐसे यूज करता हूं जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका वर्टिकल है, तो इसे मैं कहता हूं क्या, कंपास। तो देखो वही चीज कंपास, वही चीज डिप सर्कल। समझ गए होंगे, बस ओरिएंटेशन का अंतर है। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू। अब इसके बाद में जो तीसरा कंपोनेंट है वो आता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट्स देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बड़ा आसान सा है, नाम से ही पता लग रहा है। क्या है नाम से, ये देखिए, मैं ये डायग्राम पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। इस डायग्राम से हम लोगों को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स क्या है जरा देखते हैं। देखिए इसे हम लोग बोलते हैं ओपन बुक डायग्राम। ओपन बुक डायग्राम में ये जो मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ये बनाया हुआ है यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये दूसरे वाला जो बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में छोटा एंगल ये थीटा। यहां पे ये अल्फा लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए, थीटा लिखिए इसको। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मैग्नेटियम मेरिडियन यही मेरा एज ए हॉरिजॉन्टल वर्क कर रही है लाइन। इस हॉरिजॉन्टल के साथ में अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो भी डायरेक्शन लेता है, ये वाला एंगल, दैट इज एंगल ऑफ डिप। अब सिंपल सा, इस बी का एक कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में है वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं लिख सकता हूं आर कॉस डिप। बड़ा सिंपल सा, दैट इज द कॉन्सेप्ट। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ऑब्वियस है वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। कैसे निकालते हैं भैया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से 90 डिग्री आपको शिफ्ट करना है वेक्टर को बीच में लेते हुए, ये आपका आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यहाँ 3 डायमेंशनल फिगर बना करके देखूं तो जस्ट लाइक दिस वन, ये है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट भी हमारे पास में आ गया क्या, आर कॉस थीटा, आर कॉस डिप। नो डाउट आर क्या है, आर है अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो तीनों कंपोनेंट, इवन 4 कंपोनेंट अब आपके पास में हो गए। अब चूंकि चौथा कंपोनेंट थर्ड के ऊपर बेस्ड है, इसलिए चौथे की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ती। 3 कंपोनेंट जिनको हम मैग्नेटिक एलिमेंट के नाम से जानते हैं, दैट इज थीटा, डिप एंड एच। इन तीनों की वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होती है, इवन टाइम के साथ साथ भी चेंज होती है, लेकिन बड़ा धीमे धीमे चेंज होती है। तो मान लीजिए दिल्ली का एयरपोर्ट है, उसकी अपनी लोकेशन इसके टर्म्स में दिखा सकते हैं। संघाई का एयरपोर्ट है, उसकी लोकेशन दिखा सकते हैं। या शिमला का एयरपोर्ट है, हाइट पे भी चले गए हम लोग, वहां का हम लोग दिखा सकते हैं। मजेदार बात यह है कि आपके मोबाइल में जो जीपीएस सिस्टम होता है, जिसके बेसिस पे आप लोग गूगल मैप के ऊपर अपना रास्ता ट्रेवल कर सकते हो, वो आपको रास्ता बताता हुआ चलता है, उसका भी बेसिस यही होता है डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में मैग्नेटिक एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए रोड मैप तैयार करता है कौन, गूगल। इसके लिए नो डाउट गूगल ने कितना बड़ा काम किया होगा, कितने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए होंगे, आप समझ सकते हैं। और इन सबको मॉनिटर करता है कहां से, सैटेलाइट से। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ा ही अच्छा सिनेरियो है। हिंदुस्तान में तो अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बिन लादेन के मर्डर की बात करें या मैं कहूं उसके एनकाउंटर की बात करें, तो नो डाउट वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक एलिमेंट्स की नॉलेज पर ही बेस्ड था। बिल्कुल एक तरीके से जिस बिल्डिंग के अंदर वो था, उस बिल्डिंग को ही कैप्चर कर लिया
किसकी हेल्प से? मैग्नेटिक एलिमेंट्स की हेल्प से, वो भी रात में। आप समझ सकते हैं कितना टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की होगी स्नाइपर्स ने। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट, स्नाइपर बनना आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको साहस और फिजिक्स की एक ग्रेट नॉलेज होनी चाहिए। ये तो अभी आप लोग एलिमेंट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चलिए, तो फिजिक्स पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि पढ़ लिया और मार्क्स आ गए और बात खत्म हो गई। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों को सेल्फ रियलाइज करना होता है, इसको प्रैक्टिकली यूज करना होता है। आई होप सो आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे और काम करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, ये डिफाइन मैंने यहाँ पे दे रखी है। BH की बात करते हैं, दैट इज B cos डेल्टा। अगेन अगर मैं मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करूं तो मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर डेल्टा मेरा 0 होगा। वहीं अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तो BH इक्वल्स टू B cos 0, यानी B मैक्सिमम होगा, यानी मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम होगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वहां पे क्या होगा, 0 होगा। ये बात हमने यहां पे समझ रखी है। दूसरी तरफ मैग्नेटिक पोल्स की बात करें, एग्जैक्टली दीज आर नॉट ज्योमेट्रिकल पोल्स, दीज आर मैग्नेटिक पोल्स। अगर मैग्नेटिक पोल्स की बात करें तो मैग्नेटिक पोल्स पे डिप जो है वो मेरा 90 डिग्री होता है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। एग्जांपल मैं यहां पे फिर समझ सकता हूं, एक 3 डायमेंशनल डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, क्या है, मान लीजिए ये अर्थ है, ये सपोज अर्थ है। अब इस अर्थ के अंदर छोटा मैग्नेट मैंने ये छुपाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस डिप सर्कल को यहां ले जाऊंगा अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल पे, या मैं कहूं अर्थ के मैग्नेटिक पोल पे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो ये जो मेरी डिप है वो वर्टिकल खड़ी हो जाएगी। वर्टिकल खड़ी हो जाएगी यानी हॉरिजॉन्टल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और जब हॉरिजॉन्टल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो ऑब्वियस है यहाँ पे डिप एंगल 90 हो जाएगा, और डिप एंगल 90 हो जाएगा तो ये जो मेरे पास B cos है वो 90 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने जब डेरिवेशन की बात की थी, जब समझा रहे थे, तब हमने B की जगह पे R ले रखा था, तो डजंट मैटर आप इसको R से डिनोट करें या B से डिनोट करें। डिफरेंट बुक्स हैं, कुछ R से भी डिनोट करती हैं, कुछ B से भी डिनोट करती हैं। आप प्रदीप पढ़ोगे, आप एस शार्प पढ़ोगे तो वो R से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने B से डिनोट कर रखा है, तो डजंट मैटर। इसी तरह से इसका उल्टा केस भी मैं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। तो उल्टे केस में क्या था, उल्टे केस में बड़ा मजेदार सा चीज था कि अगर मान लीजिए मेरे पास वही कॉन्सेप्ट आ जाता है फर्दर, एक छोटा मैग्नेटिक कंपास हम लोग ले लेते हैं। ये मान लीजिए मेरा अर्थ है, ये अर्थ है, और इसके अंदर ये एक बार मैग्नेट मैंने फंसाया हुआ है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक साउथ ऊपर है और मैग्नेटिक नॉर्थ नीचे है। ये इसका इक्वेटर हो गया, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। अगर इक्वेटर में मैं डिप सर्कल को लेकर के आऊंगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी डिप एंगल यहाँ पे 0 हो जाएगा, डिप एंगल 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू इक्वेटर पे मैक्सिमम होगी। तो डियर स्टूडेंट, जितना एक्सप्लेनेशन मैंने अभी दिया है, इसी के बेसिस पे आपके 8-10 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं, जिनमें से पर्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कि पोल पे डिप एंगल कितना होता है, इक्वेटर पे डिप एंगल कितना होता है, आप जो है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आएंगे तो डिप एंगल में कितना अंतर आएगा। सबको पता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में इक्वेटर लाइन आती है, तो जहां ज्योग्राफिकल इक्वेटर है उसी के आसपास मैग्नेटिक इक्वेटर भी है, तो आप उसके बेसिस पे बता सकते हैं। अगेन इसको सेल्फ रियलाइज कीजिए, सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, लेकिन लिखने से कुछ नहीं होता, आपको रियलाइज करना है। फिर इसके बाद में रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, इसको नई अलग से बताने की कोई जरूरत मुझे नहीं है, मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसके बीच में पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूं चीजों को, फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोगों ने अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ में बताया B cos डिप, इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट बताया B sin डिप। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं ये मेरे को मिल जाता है tan डिप के बराबर, तो BV over BH इक्वल्स टू tan डिप। अगर मैं क्या करूं जी, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो BH का स्क्वायर, BV का स्क्वायर, ये B स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर sin स्क्वायर डिप, ये मेरे पास 1 की वैल्यू दे देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल सीधी सीधी आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। या मैं अगर B की बात करूंगा तो दैट इज B H स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर स्क्वायर रूट
के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशनशिप मेरे को यहाँ पे मिल जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। कई सारी बुक्स जो है बी की जगह पे आर भी यूज करती हैं, तो आप इसमें हिप्नोटाइज मत होना। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट। इसके बाद एज यूजुअल एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक आपको असाइनमेंट की फॉर्म में देते हैं और आज की क्लास को यहीं पे खत्म। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन का नॉलेज यहाँ बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए और इसके अकॉर्डिंग अपने दिमाग में डायग्राम बनाइए। फिर हम लोग जो हमने सॉल्यूशन दे रखा है उसको देखेंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि भैया हमारी अंडरस्टैंडिंग में और जो बुक कह रही है उसमें क्या अंतर है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। क्या है? द डेक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 15 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है बच्चों, ये अगर मेरा ज्योग्राफिकल एक्सिस है, मैं इसको कहता हूं NG ज्योग्राफिकल, दैट इज SG ज्योग्राफिकल, इसके साथ मैं एक छोटा एंगल बनाते हुए, कितना 15 डिग्री का बनाते हुए, ये यहां पे मैग्नेटिक साउथ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। समझ गए होंगे? अच्छा चलो NM ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात इसने यहां पे जैसे ही कहा डेक्लिनेशन, तो ये बात हमारे दिमाग में आ गई। अब वो क्या कहता है? 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बात रह गई थी, मैंने अपने आप से ही बना दिया। वेस्ट ऑफ नॉर्थ का भी फंडा बता देता हूं। ये मेरा नॉर्थ है, ऑब्वियसली यहां पे एक डॉटेड लाइन में बनाता हूं, तो ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, इसमें तो गलती होने का मतलब ही नहीं है। तो वो कह रहा है 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, वही मैंने दिखाया हुआ है 15 डिग्री ये दिखा रखा है, ठीक है। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उसने बता रखा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो ये दिखा दिया हमने। अब वो कहता है इन विच डायरेक्शन शुड ए शिप बी स्टीयर्ड। मैंने पहले ही कहा था, शिप को जब हमें ले जाना होता है, सबमरीन को ले जाना होता है, तभी हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। सो दैट इट रीच ए प्लेस ड्यू ईस्ट। वो जो है कहां पहुंचना चाहता है? ईस्ट में पहुंचना चाहता है। अब देखो बच्चों, इसने यहां पे कहीं भी ये नहीं बताया कि शुरुआत में जहाज कहां चल रहा है। अरे भैया, जहाज चल रहा है वही तो डायरेक्शन इसने दे रखी है। जहाज के चलने की डायरेक्शन ही डिप एंगल बताएगा, या जो डिप सर्कल हम लोग लगा रखे होते हैं, या हम लोग कंपास लगा रखे होते हैं, वो उस डायरेक्शन में बताएगा। अल्टीमेटली अब यहां मेरा जहाज चल रहा था, यहां उसको पहुंचना है, तो भैया वो यहां पे ये एंगल ट्रेवल करेगा, और ये एंगल कितना है? ये है 90 + 15 यानी 105, ठीक है। कोई बच्चा ये मत कहना कि जी वो तो एंगल करके इतना लंबा एंगल ट्रेवल करके आएगा। तो आप समझते हैं कि हम जो है शॉर्टेस्ट एंगल ट्रेवल करने की बात करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस की बात करेंगे, तो आपको आंसर देना है 105 डिग्री। तो ये क्वेश्चन को पढ़ के कॉन्सेप्ट था, आंसर था। कैसे लिखना है एग्जाम में ये आगे मैंने दे रखा है। आई होप सो आप इसको एंजॉय करेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका यही आपका घर पे होना चाहिए। पहले आप क्वेश्चन अपने आप से करें और फिर आप सॉल्यूशन देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द कांसेप्ट। सारी चीजें मैंने यहां पे दिखा रखी हैं आपको, और इसके बेसिस पे आंसर भी 105 दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नो डाउट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहां शेयर नहीं कर रहा हूं आपसे। आप इसे एज असाइनमेंट घर पे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचता है, थ्योरेटिकल चीजें कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसलिए चैप्टर आपको थोड़ा लंबा लग सकता है। वेटेज उतनी ज्यादा इसकी नहीं है, लेकिन जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, तब तक अगला चैप्टर EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझ में नहीं आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने एक दिन आपसे बात शेयर की थी कि 15 जुलाई तक जाते जाते फिजिक्स बच्चों को 12th की मुश्किल लगना शुरू हो जाती है। रीजन क्या है? बड़ा सिंपल सा है। यही रीजन है कि हम कहीं ना कहीं आज जो पढ़ रहे हैं, या आज से 10 दिन पहले जो पढ़ के आए हैं, आज से 20 दिन पहले जो पढ़ के आए हैं, उस पर हमारी पकड़ नहीं। जब हमारी उस पर पकड़ नहीं होती, तो आगे की चीजें मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे को ज्योग्राफिकल एक्सेस नहीं पता, मेरिडियन तो बाद में सीखेगा। ज्योग्राफिकल मेरिडियन नहीं पता तो मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे सीखेगा? जब तक उसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों नहीं पता होंगे, तब तक बीच के एंगल को डेक्लिनेशन कैसे कहेगा? रटता रहेगा, रटने के बेसिस पे तो गलती करेगा। मैं कहूंगा वक्त है, समझ जाइए। अगर पीछे का कोई कॉन्सेप्ट आपका कमजोर है, तो उस कमजोर टॉपिक को पहले पढ़िए,
एक बार दो बार क्लास आप लीजिए, बीच में पॉज करके लीजिए। स्पीड फास्ट करने का तो मतलब ही नहीं है। फास्ट तो आप कर सकते हैं, आपको हमने ऐप के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है कि आप स्पीड फास्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी स्पीड इतनी है, इसमें फास्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन आप पॉज कीजिए, चीजों को समझिए, आगे बढ़िए। फिर भी आपको समझ में नहीं आती, यू आर मोस्ट वेलकम। सिंपली एक कॉल कीजिए, मेरे से टाइम लीजिए, सेम डे टाइम आपको मिल जाएगा, इट्स माई गारंटी। मैं कभी आपको 24 घंटे से ऊपर टाइम नहीं होने दूंगा। जब भी आपके डाउट्स हैं, 8-10 डाउट इकट्ठे करो, इंडिविजुअल आओ, मेरे पास बैठो, अपने सारे डाउट, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या थियोरेटिकल हो, कॉन्सेप्चुअल हो, कैसा भी डाउट, अपने डाउट सारे 8-10 इकट्ठे कर लाओ, मेरे साथ सारी चीजें क्लियर करो। वरना तो 15 जुलाई आने वाले हैं, 15 जुलाई तक आते आते फिजिक्स आपको करने लगेगी। तो डियर स्टूडेंट, उस सिचुएशन से बचने का एक ही तरीका है कि आप बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के आज तक जितनी भी क्लास हुई हैं, सारी क्लासेस को थॉरोली कीजिए। आई होप सो ये सब बात आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे, नहीं होगा तो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे या मेरे को कॉल करेंगे। जब तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट। आज की क्लास यही हम लोग ओवर करेंगे।